गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? चलो दोस्त, स्वागत है आपका आज की सेशन में। सीए इंटर नवंबर 24। फटाफट फटाफट से आप फाउंडेशन पास करेंगे, रिजल्ट आने में ही है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो प्री रिजल्ट में बैठता है उसका 90 से 100% पास होना निश्चित होता है, तभी वो इतनी हिम्मत करके प्री रिजल्ट में आता है, वरना वो प्री रिजल्ट में आएगा ही नहीं। सर, सीए इंटर नवंबर 24 और सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल में आखिरकार फर्क क्या होता है? आप समझना ध्यान से। जो फाउंडेशन रहता है आपका वो बचपन है। बचपन जैसे कैसा रहता है, सब सिंपल लग रहा है, चीजें आसान लग रही है, वो फाउंडेशन। इंटर जवानी का जोश होता है और इंटर में बहुत सारी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बस आपके पास 9 महीने रहते हैं और इस 9 महीने में कोर्स बहुत ज्यादा है। और सीए फाइनल बुढ़ापे का एक्सपीरियंस है। वो इसलिए क्योंकि फाउंडेशन में भी सीख क्या है, इंटर में भी सीख क्या है, तो सीए फाइनल में बच्चे से गलती कम होती है। एक बार फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग गया या एक बार इंटर में अटेम्प्ट लग गया तो फिर फाइनल में नहीं लगता है, क्योंकि भैया फाइनल क्या है, पूरा आपका एक्सपीरियंस है। पहली पहली बार आप इंटर में बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोर्स बड़ा वास्ट है पर कोर्स सिंपल है। कोर्स वास्ट है पर टफ नहीं है। कोर्स क्या है, सिंपल है। बस दिक्कत किस बात की, इस छोटे से दिमाग में बहुत सारी चीजों को डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपके टारगेट्स क्या क्या है? कि सर हमें एआईआर लानी है, हमें पास होना है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें डॉट पास होना है? डॉट पास होने का मतलब होता है 600 का पेपर, डॉट 300 305 आ जाए। और कितने ऐसे हैं कि सर रैंक लानी है, कि एक हमारा सपना है, अरे हाथ तो ऐसा ऊंचा करो, रैंक लानी है तो यार तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो यार, अच्छा रैंक लानी है, ठीक है। कितने ऐसे सर भले रैंक नहीं आए, पास हो जाए वही हमारे लिए बहुत है। उम्मीदें तो तेज है आपकी। और कितने ऐसे कि भैया हमको आर्टिकलशिप जो करनी है वो बिग 4 से करनी है। चलो ये भी बढ़िया है। तो सर हमारी बिग 4 अकाउंटिंग फर्म कौन कौन सी है? डिलॉइट, केपीएमजी, ईवाई और फिर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ठीक है, अब बिग 4 से आर्टिकलशिप करने के लिए आपको मालूम होगा कि बोथ ग्रुप क्लियर होने चाहिए, और बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद भी आपके नंबर्स अच्छे होने चाहिए, साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके बिग 4 में आपको आर्टिकलशिप करने का मौका मिलेगा। जो बिग 4 से आर्टिकलशिप करेगा और जो एक नॉर्मल फर्म से आर्टिकलशिप करेगा, वहां पे जमीन और आसमान का फर्क है। बिग 4 से आर्टिकलशिप करने के बाद आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हो। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिस डालनी है तो हमें एन नंबर ऑफ चीजें सीखनी है। एन नंबर ऑफ चीजें सीखने से कुछ होने वाला नहीं है। आप ऑडिट भी सीख लो, आप टैक्स भी सीख लो, आप रेरा भी सीख लो, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट भी सीख लो, अल्टीमेटली आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। वो है ना एक लाइन कि इफ यू ट्राई टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग यू विल एंड अप विद मैनेजिंग नथिंग। तो एक चीज में स्पेशलाइजेशन करना बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑडिट, ऑडिट में आपने आर्टिकलशिप करी, अब ऑडिट में आपने आर्टिकलशिप करी, उसमें आपने स्पेशलाइजेशन करा, उसी में आप इतना कुछ सीख लोगे कि दूसरे फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक फील्ड में ही इतना स्कोप होता है कि दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। और इनफैक्ट सीए फाइनल में जब आप आओगे ना, तो लोग पूछते हैं जॉब कौन से फील्ड में करें, वहां पे 1 चैप्टर इज इक्वल टू 1 जॉब। फॉरेक्स का चैप्टर, फॉरेक्स की अलग से फील्ड होती है। डेरिवेटिव का चैप्टर, डेरिवेटिव की अलग से फील्ड होती है। जीएसटी में कोई चैप्टर, उसकी अलग से कंसल्टेंसी फीस रहती है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पर मैं आपसे यही चाहूंगा कि अपना टारगेट ऊपर रखो। देखो टारगेट ऊपर रखोगे ना, तो सपोज करो रैंक का टारगेट है तो पास तो हो ही जाएंगे। अब तुमने टारगेट ही पास होने का रखा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ऑलवेज टारगेट शुड बी हाई। और एक और चीज, प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे लो। जिसने प्रोसेस पे ध्यान दे दिया ना वो पास हो जाएगा, और जो सिर्फ पढ़ते गया वो पास नहीं होगा। देखो सी इंटर मेहनत का गेम नहीं है, ये समझदारी का गेम है। मेहनत हर कोई करता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जो सीए फाइनल में पढ़ाई ना करे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो सीए इंटर में पढ़ाई ना करे। मेहनत तो हर जाना करेगा, पर पास वो चुनिंदा 10-15% ही होंगे। पास होने के लिए प्रोसेस लगता है, पास होने के लिए मेहनत लगती ही नहीं है।
सर ये प्रोसेस क्या होता है? आज पहली बार हम ऐसा सुन रहे कि पास होने के लिए मेहनत नहीं लगती, पास होने के लिए प्रोसेस लगता है। हाँ भैया प्रोसेस लगता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया, आप जहां से भी क्लास करो, पहला लेक्चर मेरा कोई भूल ही नहीं पाता है। कहीं से भी वो क्लास कर ले, पर पहला लेक्चर मैं ऐसा बिठा देता हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेरी बातें तो घूमती रहेगी, भले आप पेपर लिखो या ना लिखो। सर ये प्रोसेस क्या होती है यार? हमेशा याद रखना, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे, जिससे भी आप पढ़ो, जिस फैकल्टी में आपका मन लग जाए आप उससे पढ़ लो, उसका घर जाके रिवीजन करना कंपलसरी है। 1 घंटे की क्लास में अगर आप घर जाके रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा समझो ये घंटे की क्लास वेस्ट हो गई। मतलब वो शुरू के अगर आपने 5 घंटे क्लास करी और घर पे जाके 2 घंटे रिवाइज नहीं करा तो समझना पूरा दिन वेस्ट हो गया। वो 5 घंटे तो वेस्ट हो ही गए और साथ में वो 2 घंटे का रिवीजन नहीं करा, वो भी क्या हो गया? वेस्ट। सर हम कल पे रिवीजन करेंगे, सर हम संडे को रिवाइज करेंगे, अरे तब तक टाइम निकल जाएगा। टाइम पे चीजें होना बहुत जरूरी है। उस दिन का उस दिन पे कवर हो जाएगा तो चीजें बहुत अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि माइंड में एन नंबर ऑफ थिंग्स चलती है और ये एन नंबर ऑफ थिंग्स धीरे 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 हमारी माइंड की मेमोरी फेडअप होते जाती है। तो उस दिन जो पढ़ाया उसी दिन वो रिवाइज करना है। ठीक है सर। दूसरी बात, मिनिमम सीए इंटर के लिए कम से कम 3 रिवीजन लगते, कम से कम 3 रिवीजन के बिना आप पेपर देने ही मत जाओ। क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ, वाई टू गिव द पेपर अगर आपने तैयारी ही आधी अधूरी करी है। मुझे एक बात बताओ, महेंद्र सिंह धोनी का हाथ टूटा हुआ है, सर नहीं सर उसको कीपिंग कराओ, देश को जरूरत। अरे पागलो, क्या कीपिंग कराओ? कर ही नहीं पाएगा। जब उसका हाथ ही टूटा हुआ है, उसने ढंग से एक्सरसाइज ही नहीं करी तो बॉल वो पकड़ ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट क्या होगा? इंडिया मैच। तो भैया मुझे एक बात बताओ, जब तुमने तैयारी ही ढंग से नहीं करी तो फिर पेपर लिखना ही क्यों है? नहीं सर हम ट्राई करना चाहते हो। भाई ट्राई थोड़ी चल रहा है। आजकल ये नई जनरेशन है ना, जेनजी जनरेशन, उनके नए नए आते हैं, बोले सर एक बार है ना ट्राई करना। ओ भाई ट्राई क्या होता है? ये ट्रायल एंड एरर चल रहा है। यहाँ पे पेपर देने जाना है तो पूरी तैयारी से जाना है। पूरी तैयारी का मतलब होता है मिनिमम कितने रिवीजन? 3। जिसको रैंक लानी है 5। रैंक लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, रैंक ऐसे आसानी से नहीं आ पाती। ठीक है, 3 रिवीजन ये हो गए। उसके बाद 2 मॉक टेस्ट पेपर। अगर मॉक टेस्ट पेपर आपने नहीं दिया तो बेटा एक बात बताओ, वहां पे जाके तुम्हें समझ में कैसे आएगा वो 3 घंटे मैनेज कैसे करने? तो आपको मॉक टेस्ट पेपर के बिना तो एग्जाम देने जाना ही नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तभी समझ में आएगा वो सारी दिक्कतें, वो सारी प्रॉब्लम्स जो आप एग्जाम में फेस करोगे। तो ये बस 2-3 चीजें आप मान लो। ये 3 चीजें क्या है? डेली रिवीजन, 3 रिवीजन और 2 मॉक टेस्ट पेपर। बस ये करवाने के बाद मेरा मेंबरशिप नंबर ले जाओ और मेरी साइन करके ले जाओ, और फिर भी फेल हो जाओ तो जो आप बोलो, जो आप बोलो। सर क्या बात करो, आपको इतना भरोसा है स्ट्रेटेजी पे? बिल्कुल 100% स्ट्रेटेजी पे भरोसा है। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर जब आप दोगे ना तो वो लास्ट डे की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी होती है बेटा, इसलिए क्योंकि बच्चा बहुत पढ़ता है। ये 9 महीने बच्चा दिनों रात एक कर लेता है, पढ़ता ही रहता है, पर उसे लास्ट डे पे समझ ही नहीं आता है आखिरकार मैं इतने वास्ट से कोर्स को समेटूं कैसे। और अल्टीमेटली आपके 50 से 60% मार्क्स उसी दिन डिस्कस होने वाले लास्ट डे पे। जिसने लास्ट डे पे पढ़ लिया और लास्ट डे पे सब रिवाइज कर लिया तो वो पास हो जाएगा। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जो आज पढ़ रहे हो अगर वो लास्ट डे पे रिवाइज नहीं हो पाया तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। इसका मतलब है सर जितने भी सब्जेक्ट आप 8-9 महीने पढ़ोगे ना, ये जरूर जरूर सोचना कि आखिरकार मैं इसे लास्ट डे पे कैसे रिवाइज करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। सब आपको समझ में आएगा, सिर्फ सब समझ में आएगा, फिर भी हम पास फेल के दौरे में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि लास्ट डे पे सब रिवाइज नहीं हो पाते। समझ में तो सब आएगा, इनफैक्ट कभी कभार ऐसा लगेगा इंटर फाउंडेशन से इजी है, पर आखिरी में जाके आपको समझ में आएगा कि इंटर था तो फाउंडेशन से इजी, पर कोर्स इतना ज्यादा था कि हम लास्ट डे पे क्या नहीं कर पाए, समझ। ठीक है सर, हम हमारा सब्जेक्ट शुरू करें क्या? चलो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाय, my name is Sahil. I have completed my chartered accountancy in July 2021. Thereafter, I moved to PricewaterhouseCoopers in internal audit department, one of the big fours.
Then since 2021 I am in the teaching field. Currently I am teaching indirect tax to CA inter aspirants. ठीक है सर, सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है टैक्स, ये कितने नंबर का है? 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स में हमारा डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स। पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। इसमें हर सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन के हिसाब से 30% आर एमसीक्यू। तो 50 में से हमारे कितने एमसीक्यू और 35 क्या हमारा डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे भी 15 एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव कितना 35। एमसीक्यू को हल्के में ना लें, एमसीक्यू आर द गेम चेंजर्स। ये एमसीक्यू ही रैंक और नॉन रैंकर का फासला लाती है। 30 में से अगर एमसीक्यू में 25 प्लस भी आ गए तो समझ जाना आपका पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, ये एमसीक्यू बने ही आपको पास करने के लिए। ठीक है सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? मैं पढ़ाऊंगा आपका कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स पे हमारा टारगेट रहेगा इस बार कितना? 40 प्लस। सर आएंगे क्या? आराम से आएंगे, आराम से। ठीक है सर, दूसरा डाउट, बुक्स कौन सी मिलेगी? हाँ जी, आपको मिलेगी 2 कॉन्सेप्चुअल बुक्स जो डिजाइन कंपाइल्ड बाय मी है। उसमें इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कवर्ड है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुछ कुछ चीजें बहुत अननेसेसरी दी हुई है, उसको मैंने अपने नोट्स में डाला है, पर शॉर्ट करके डाला है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सब सर इसके बाहर पेपर आएगा, इसके बाहर पेपर कभी नहीं आएगा। ये जो 2 कॉन्सेप्चुअल होके इसके बाहर पेपर कभी नहीं आएगा। सर तीसरी चीज आप क्या दोगे? यू विल गेट 1 क्वेश्चन बैंक। सर ये क्वेश्चन बैंक में क्या होगा? आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने आज तक टिल डेट पूछे हुए, वो सारे क्वेश्चन आएंगे किसमें? क्वेश्चन बैंक। सर और जो अभी पेपर होगा, हर बार मेरा थीम ऐसा रहता है कि जो रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर होता है उसको मेरे को सॉल्व कराना रहता है। यूट्यूब पे वीडियो भी बनाना रहता है और सॉल्व भी कराना रहता है, तो वो भी कराएंगे क्या? हाँ, जैसे ही जो अभी रीसेंट अटेम्प्ट के पेपर हो जाएगा वो अपन मिलके पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये शायद ही कोई फैकल्टी करता होगा, पर ये मुझे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा क्योंकि एग्जाम में तुम्हें समझ ही नहीं आता है कि पेपर देख के कि आखिरकार पेपर का पैटर्न कैसा है। तो एक बार क्लास में रूबरू हो जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, उससे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जो रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर है वो भी हम करेंगे। दूसरी चिंता जो आपके पास रहती है वो है सर क्या? अमेंडमेंट्स। सर ये अमेंडमेंट्स क्या होता है? आज सीख लो कि अमेंडमेंट्स क्या होते हैं और ये अमेंडमेंट्स कब तक एप्लीकेबल होते हैं। ये बात आपके सीए फाइनल तक काम आने वाली है। हमारे अटेम्प्ट 2 ही होते हैं, नवंबर और मई। नवंबर 24 पास हो ही जाएंगे, पर अगर खुदा ना खास्ता तो नवंबर 24 के बाद क्या है हमारा, है ना, 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं। तो नवंबर 24 से 6 महीने पहले कब तक? 30 अप्रैल 2024। इसका मतलब है आपके कोर्स में कब तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल? 30 अप्रैल 2024। सर 30 अप्रैल 2024 के बाद अमेंडमेंट नहीं आते क्या? आते हैं, पर वो देश के ऊपर एप्लीकेबल, सीए इंटर स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो आपके लिए अमेंडमेंट्स कहां तक एप्लीकेबल? 30 अप्रैल 2024 तक जो सारे अमेंडमेंट्स आए वो आपके लिए एप्लीकेबल। और अगर अटेम्प्ट May 25 है तो 31 अक्टूबर 2024 तक जो सारे अमेंडमेंट आए वो आपके लिए एप्लीकेबल। ठीक है, बात क्लियर है क्या? क्योंकि क्या होता है ना, आखिरी में आपका दोस्त आपको फोन करके बोलेगा ये अमेंडमेंट आ गया, तो आप उसको बोल रहे ये अमेंडमेंट देश के लिए तो एप्लीकेबल पर अपने लिए एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, इसके बाद सर इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ आप, व्हाट यू मीन बाय टर्म टैक्स? टैक्स का मतलब क्या? हाँ बोलो ना, जो आप बोलोगे वो सही हो जाएगा। टैक्स का मतलब क्या? एक कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम अवर इनकम। ठीक है, और आप कुछ भी बोलो, मुझे मालूम है आपको इतना अच्छे से नहीं आएगा, पर इनफैक्ट आप बोलो तो सही। अरे अपने को कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करनी, अपन कैसे जाएंगे बिग 4 में? हाँ जी बोलो। बहुत बढ़िया सर, टैक्स के बिना देश कैसे चलेगा? मोदी जी अभी आज बजट लाएंगे, निर्मला जी, तो निर्मला जी बजट लाएगी तो सर पैसे वैसे तो चाहिए। ठीक है, और हाँ बोलो। फिक्स रेट इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट ने फिक्स रेट इम्पोज करके रखा है, बाय द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्त तुम बोलो।
इनकम का एक पार्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, पर तुम तो इनकम कमाते नहीं हो, पर तुम जीएसटी क्यों दे रहे हो? हाँ सर, वही हमारी आधी अधूरी डेफिनेशन है। तो यार समझना टैक्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सर, ये पापा जी हैं, पापा जी का एक बढ़िया सा क्या है, स्वीट होम है। पापा जी के स्वीट होम के लिए पापा को क्या चाहिए? घर चलाना है पापा को। तो पापा को घर चलाना है, चाइल्ड का ध्यान रखना है, वाइफ का ध्यान रखना है, मेंटेनेंस करना है। तो पापा को चाहिए क्या? पैसा। ये पैसा पापा जी लाएंगे कहां से? सर ये पैसा पापा जी के पास दो सोर्सों से, एक तो है बिजनेस और एक तो है क्या? जॉब। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वैसे ही मोदी जी को 140 करोड़ का क्या चलाना है? देश चलाना है। ये 140 करोड़ के देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चाहिए? पैसा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा कहां से लाए? क्या मोदी जी सूट बूट पहन के जॉब करने जाए? क्या मोदी जी कुर्ता पजामा पहन के बिजनेस करने जाए? नहीं। मोदी जी कह रहे हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग कुछ भी इनकम कमा रहे हैं, हम उनसे एक इनकम का हिस्सा कलेक्ट करेंगे। किस नाम पे? टैक्स के नाम पे। तो सर आखिरकार ये टैक्स होता क्या है? टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल, मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। क्या ऐसा होगा किसी और मेरे को टैक्स नहीं देना है? नहीं, दिस इज मैंडेटरी लेवी, मतलब कंपल्सरी देना है। क्या? हाँ सर फाइनेंशियल। क्या मैं ऐसा बोलूं मोदी जी को कि मोदी जी एक काम करो ना, अपने को टैक्स देना है, अपने मोबाइल की दुकान है, ये मोबाइल ले जाओ। मोदी बोलेंगे मित्रों, मेरे को पैसे मोबाइल में नहीं चाहिए, मेरे को गांधी बापू मांगता है, तो मेरे को तो कैश चाहिए सर, कैश। तो टैक्स इज मैंडेटरी फाइनेंशियल बेनिफिट विच इज चार्ज टू पब्लिक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर सपोज करो मैं बिल्कुल एनिमल की तरह आ गया और ऐसे बंदूक इसके सर पे रखी, बीजेपी का हूं मैं, है ना, मैंने ऐसे क्या रखी? बंदूक। मैंने मतलब मैडम हफ्ता वसूली लगता है अपने को, मैडम लाओ 10,000 रुपए, अपने भाई का बर्थडे। वैसे ही होता है यार, अपने भाई का क्या है? बर्थडे। ये बोल रहे तुम्हारे भाई का बर्थडे, मैं क्यों पैसा दूं? फिर मैंने थोड़ा और बंदूक को पास रखा, मैं बोला मैडम 10,000 रुपए अपने भाई का बर्थडे। मैडम बोल रही मैं क्यों पैसा दूं? मैंने एक फायर हवा में शूट करी, मैडम ला रही है 10,000 रुपए, ये लो 10 क्या 12 लो। सर ये भी तो टैक्स हुआ राजा, है तो फाइनेंशियल, पब्लिक को ही चार्ज करा है, बट आई एम नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है कि जिसको हफ्ता वसूली को भी लीगलाइज करा जाए। पर कल को अगर इसको भी लीगलाइज कर दिया तो इसको भी क्या कह देंगे? टैक्स कह देंगे। आई बात समझ में? तो यार टैक्स हमेशा लेवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझने से पहले आप इसको समझो। सपोज करो साहिल सर फीस लेते हैं 11,800। कितनी फीस है? 11,800। इस 11,800 में एक टैक्स इंक्लूडेड है जिसका नाम है जीएसटी। आपको अभी मालूम ही नहीं है जीएसटी क्या होता है, इनफैक्ट आपको तो अभी तक जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है, मैं ऐसा ही मान रहा हूं। बस तुम ऐसा मानो 11,800 में एक चीज इंक्लूडेड है जिसका नाम क्या है? जीएसटी। ये 1,800 का जीएसटी इंक्लूडेड है। 1,800 माइनस कर दिया, नेट फीस बची कितनी? 10,000। अब इस 10,000 में बहुत सारे खर्चे वर्चे भी तो होंगे, सॉफ्टवेयर का खर्चा है, फिर बेंचेस का खर्चा है, नोट्स का खर्चा है, डिजाइनिंग का खर्चा है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। 5,000 का खर्चा हो गया। फिर इनकम कमाई कितनी? 5,000। इस 5,000 में से भी सरकार ने एक इनकम टैक्स का पार्ट ले लिया 1,500। नेट डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची? 35। पूरे गेम में सरकार ने कमाया जीएसटी का 1,800 और इनकम टैक्स का कितना? 1,500। टोटल कितना हो गया? 3,300। सर ये है क्या? मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या? अब सुनो ध्यान से। एक बार की बात है, मैं और मोदी जी रेडिसन पे चाय पी रहे थे, बिल्कुल मस्त, हम चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तो मोदी जी ने मेरे से पूछा ऐसे, बोले और बताओ साहिल सर क्या हाल चाल है? मैंने बोला बहुत बढ़िया है यार। बोले बताओ आजकल क्या कर रहे हो? मैंने बोला बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मोदी बोला बच्चों को पढ़ा रहे हो? बोले कितनी फीस लेते हो? मेरा मोदी जी यार ऐसे कमाई किसी को बताते नहीं है, एक इंसान से उसकी कमाई और एक सीए से उसके
अटेम्प्ट पूछने नहीं चाहिए यार। मोदी ने बोला बताओ यार, मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ, मेरे को तो बताओ। बोला 10,000 रुपये लेते एक बच्चे से। फिर दूसरा पूछा कितने बच्चे? बोला यार ये हरकत है तुम बच्चों वाली कर रहे हो। 10,000 मल्टीप्लाई बाय दिस दिस दिस, इतना फैकल्टी इतना कमाता है। तो बोला मोदी जी 500 बच्चे, भगवान की दया से बढ़िया चल रहा है, 500 बच्चे अभी अपन पढ़ा लेते। बढ़िया काम है, मोदी ने बोला यार। मोदी ने बोला देश के लिए कुछ करना चाहोगे? मैंने यूं हाथ लगाया, मैंने बोला ये लो मोदी चाकू। मोदी जी आप कहो तो सही, देश के लिए जान दे देंगे। शांति। मोदी ने बोला जाओ, जान नहीं दे रही देश के लिए। मोदी ने बोला एक काम करो, बच्चों को कहो कि 10,000 तो फीस दें, ऊपर से 1,800 रुपए एक टैक्स का अमाउंट दें। मैंने बोला भाई बच्चों एक काम करो, 10,000 रुपए तो किसका दे दो? फीस का दे दो, और ऊपर से 1,800 रुपए दे दो आप किसका? टैक्स का। ठीक है, मैंने बोला बस इतनी सी बात। मैंने बोला यार इससे तो फीस महंगी हो जाएगी। मोदी बोला उससे आपको क्या, आपको आपके 10,000 मिल रहे ना। बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं आया अगले दिन क्लास में, मैं बोला बच्चों मोदी ने बोला है कि 10,000 नहीं लेना है आपसे, 11,800 लेना है। तो इसने 11,800 दिया, 10,000 और फिर 1,800। ये 10,000 है ना, ज्यादा कंपोनेंट है ना, और ये क्या है हमारा 1,800। ठीक है, बस ऐसे करके 11,800 में लेते गया। महीने भर बाद मोदी जी वापस से आए, बोले काम हो गया? मैंने बोला हाँ हो गया काम। मोदी ने बोला ये 11,800 लाओ। मैं बोला मोदी है ना, हिसाब से 11,800 में से 10,000 तो मेरे है ना, देखना मत इधर, है ना, 10,000 किसके? मेरे। ये 1,800 रुपए किसके मोदी जी? आपके। तो मोदी जी ने पता है क्या करा, इस नाजुक से कंधों पर जिम्मेदारी डाली। काय की जिम्मेदारी? 1,800 रुपए लेने की। किससे लेने की? तुम सब बच्चों से 1,800 रुपए लेना है, और 1,800 रुपए लेने के बाद ये पूरा एक लंप अमाउंट आ जाएगा। ये लंप अमाउंट किसको देना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर हमारे एक डाउट है, हमसे क्यों नहीं लिए? हमसे क्यों नहीं लिया 1,800? तुमसे इंस्टीट्यूट पे रजिस्ट्रेशन होता है, आसानी से होता है कि बड़ा मेहनत मशक्कत लगती है? सर बड़ी मेहनत मशक्कत लगती है, हम तो लास्ट डे पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। झूठ मत बोलो यार। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और लाइबिलिटी लाए तुम्हारे पे, चलो बच्चे लोगों जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराओ। तुम बोलोगे हमको सीए करना ही नहीं है, पढ़ाई भी हम करें, टैक्स भी हम भरें, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी हम कराएं, और बच्चे हो तुम तो, अरे तुम क्लास रेगुलर नहीं आते हो तो मोदी जी भटकते ही रहेंगे। पहले इसको बुलाएंगे, मैडम आपके 1,800 दे दो ना। और यार मेरे हॉस्टल की प्रॉब्लम चल रही है मोदी जी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? फिर इसको बुलाएंगे, वो यार मोदी जी फरवरी का महीना समझते नहीं हो यार। बात तो सही है यार। मोदी ने इन बच्चों को नहीं पकड़ा, मोदी ने एक सेंट्रल अथॉरिटी को पकड़ा। किसको पकड़ा? मोदी जी ने मेरे को पकड़ा। क्या ऐसा कंपलसरी है कि हमेशा मेरे को ही पकड़े? नहीं, कभी कभार मुझे पकड़ना, डॉन को पकड़ना क्या था यार वो मुश्किल, हाँ डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो जब जब मुझे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा तब किसको पकड़ेंगे? सामने वाले को पकड़ेंगे। भैया हमें तो टैक्स से मतलब है, हमें तो किससे मतलब है? टैक्स। हमें तो बहू से मतलब है, बड़ा भाई लाए यहाँ छोटा भाई लाए, है ना, ऐसे ही बोलते ना घर वाले कि भैया हमें तो लड़की से, हाँ बस लड़के से मत कर देना शादी, तो हमें तो भैया लड़के से मतलब है, बड़ा भाई तू शादी कर ले या छोटा भाई तू कर ले। तो सरकार ने बोला हमें तो किससे मतलब है? टैक्स से मतलब। जनरली क्या होगा सर? जनरली 100 में से 90 केसेस में तो यही होगा कि एक मीडिएटर रहेगा, मैं जिसे कहेंगे सप्लायर, जिसे क्या कहेंगे? सप्लायर, और एक रहेंगे आप लोग जिसे कहेंगे क्या? रेसिपिएंट। जो पैसा देता है उसे कहा जाता है रेसिपिएंट, और जिसे पैसा मिलता है उसे कहा जाता है क्या? सप्लायर। ठीक है, आप लोग 1,800 रुपए दोगे, मेरे पास 1,800 रुपए आ जाएंगे, और ये मैं जमा करके आऊंगा, डिपॉजिट करके आऊंगा किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। सर इनडायरेक्टली हमने ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा, तभी तो उसका नाम क्या है? ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स। आखिरकार क्यों पड़ा? इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए पड़ा
क्योंकि इनडायरेक्टली आपने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करा। मैं तो बस एक दरिया था जो समंदर की तरह बह गया। बस आप लोग आए, आपने मुझे पैसा दिया और मैंने उनको दिया। इसका मतलब है सर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कभी आपके ऊपर आएगा ही नहीं। हाँ, तो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कोई भी प्रोड्यूसर पे नहीं आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमेशा किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर। किसके ऊपर? कंज्यूमर। Customer is different, consumer is different. Customer buys the goods for reselling purpose, but the consumer is the person who buys the goods for his own consumption, personal consumption. तो क्या जीएसटी का लोड पेज पे आएगा? क्या उस वेंडर पे आएगा जिससे ये लाइट खरीदी है, ये खरीदा है? नहीं। अल्टीमेटली जीएसटी का लोड, अल्टीमेटली जीएसटी की इनकम जो सरकार को मिलेगी वो कंज्यूमर से। मतलब अल्टीमेट लोड किस पे आएगा? आप पे। क्योंकि मोदी जी ने प्रेरक सर को एक जवाबदारी देके रखी है। काय की जवाबदारी? कि इन बच्चों से एक टैक्स लो जिसका नाम क्या है? जीएसटी। सर ये जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। गुड्स एंड, इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, एक डेफिनेशन है और एक फुल फॉर्म है जो गूगल पे भी गलत है। वो है किसका? जीएसटी का। जीएसटी में जीएसटी का फुल फॉर्म क्या लिखा है? गुड्स एंड सर्विस। बट एक्ट में डेफिनेशन में देखोगे क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर इतनी बारीकी में पढ़ना पड़ता है क्या? आपको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है ना। हमको पढ़ाने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो फुल फॉर्म इज व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब है सर ये एक गुड्स पे नहीं लगता है। देयर आर एन नंबर ऑफ गुड्स जिस पे जीएसटी लगता है और देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज जिस पे जीएसटी लगता है। एक और चीज सर, बहुत सारे गुड्स और बहुत सारे सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। इसका मतलब है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता है। जीएसटी इनकम पे नहीं लगता है। इसका मतलब सर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है लेवाइड बाय इंडिविजुअल। लेवी कौन करेगा? मैं। बट बॉर्न एंड चार्ज टू अदर्स। क्या मैं बॉर्न करूंगा, मैं चार्ज करूंगा? नहीं सर, बॉर्न कौन करेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर। सर बढ़िया, 11,800 की फीस है, 1,800 रुपये अपन ने किसको दे दिए? मोदी को। बस चाय पे हम ऐसे ही पी रहे थे तो मोदी ने बोला बढ़िया काम है यार आपका। जैसे आप भी बोलोगे ना सर बढ़िया है यार, 10,000 इंटू 500 में। बोला मोदी जी किसी दिन बैठना, बताऊंगा मेरे दुख दर्द पीड़ा। मोदी जी बोला आज ही बताओ। बोला ठीक है सुनो। बोला भैया ये 10,000 है, इसमें नोट्स देने पड़ते हैं बच्चों को। बोला ठीक है। सॉफ्टवेयर वाला आता है, हर बच्चे के पीछे 1,000-1,500 रुपए ले जाता है एक्टिवेशन के नाम पे। ठीक है। मोदी जी अमेंडमेंट भी आते हैं, अमेंडमेंट के अलग से नोट्स बनवाने पड़ते हैं। मोदी जी कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी डालनी पड़ती है, यूट्यूब के लिए ये सब लगता है। मोदी बोला बस करो। बोला नहीं अभी तुम सुनो, अभी तुम सुनो। मोदी बोला एक बात बताओ, नेट में कितना खर्चा करते हो? बोला मोदी जी देखो झूठ नहीं बोल रहा हूं, 5,000 रुपए तो खर्चा हो जाता है, तो 10,000 में से 5,000 तो खर्चा। तो मोदी ने बोला 5 तो बचे? बोला हाँ 5 तो बचे। बोले एक काम करो इस 5,000 पे टैक्स दो। मैंने बोला दिया तो सही 1,800। 1,800 आपने कहा दिया? मैंने बोला मैंने ही तो दिया। अरे दिया आपने पर लिया किससे? तो मैंने बोला ठीक है। मैंने वापस अगली क्लास में आया, मैंने बोला बच्चों आज तुम्हें कर दिखाने देश के लिए वापस से एक कारनामा। मतलब बच्चों एक काम करो, जितने भी बच्चे सब जेब से पॉकेट मनी कंट्रीब्यूट करो, अपने को क्या पे करना है? इनकम टैक्स। ये खड़ी हुई। बोले सर आप अपनी इनकम का कितना % हिस्सा हमको देते हो? बोला बेटा समोसा खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा। सर कितना % हिस्सा हमको? मैंने बोला 1 भी रुपया नहीं, है तो मेरी इनकम है, मेरी बीवी मेरे बच्चे उनके लिए। तो बोले सर आप हमसे इनकम टैक्स क्यों ले रहे हो? बात तो सही है। मोदी ने बोला कि यार एक काम करो, बच्चों ने तो अपने हिस्से का टैक्स दे दिया, आप दगाबाजी मत करो। आप एक काम करो, ये जो 5,000 आपने नेट इनकम कमाई खर्चे काटने के बाद इस 5,000 का 30%, 20% या 10% एज द केस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो। तो 5,000 में से 30% मैंने किसको दे दिया? कमाया किसने? मैंने। पे भी किसने करा? मैंने। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? डायरेक्ट टैक्स। किसका दर्द दुख पीड़ा मुझे होगा?
इसका? अरे 28% क्या, मोदी बोले 40%। मेरे को तो सिर्फ कम्युनिकेट करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, कम्युनिकेट। तुमने बोला कि सर कहां पे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कहां पे बढ़ेगी, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? सोच समझ के बताना, महंगाई कहां पे बढ़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि कल को जीएसटी का रेट 18% से 28% हो जाए तो क्या ऑटोमेटिकली फीस बढ़ जाएगी? हाँ सर, फीस बढ़ जाएगी। तो एक और चीज, डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाए वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ते जाए, ताकि रिच डजंट गेट मोर रिचर एंड पुअर डजंट गेट मोर पुअरर। तो सर आप ध्यान से, जैसे 2.5 लाख तक की लिमिट है तो टैक्स रेट इज कितना, नील। हाँ सर आप इसी में फॉल करते हो, अरे हाँ ठीक है, तो 2.5 लाख तक की लिमिट है, आप कितना टैक्स रेट, नील। 2.5 लाख से 5 लाख में 5, 5 लाख से 10 लाख 20, और मोर देन 10 लाख कितना, 30। ये अभी स्लैब आप आगे जाके पढ़ोगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा, ये स्लैब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ेगा। इसका मतलब है जो ज्यादा धन कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, और जो कम धन कमाएगा वो कम टैक्स देगा। आई बात समझ में? इसका मतलब है सर हम इनकम टैक्स नहीं देंगे। अरे तुम इनकम कहां कमा रहे हो बेटा, अभी तो तुम इनकम ही नहीं कमा रहे हो। जब तुम इनकम कमाओगे और फिर इनकम कमाने के बाद भी एक लिमिट तक तुम्हें टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर सर सो डिस्क्रिमिनेटिंग, पर मेरा जीएसटी ऐसा नहीं है, दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर। कल को अगर पेस में 2 बच्चे आए, एक आया अपना आकाश, आकाश, अरे आकाश अंबानी, एक आया कौन, आकाश, और दूसरा आया हमारा छोटू। छोटू एक पुअर क्लास का है, बिलो पॉवर्टी लाइन का, उसका भी मन है जीएसटी वीएसटी सीखने का, और आकाश का भी मन है क्या, जीएसटी वीएसटी सीखने का। ठीक है, दोनों ने बोला यार पढ़ेंगे तो साहिल सर से, यार क्या पढ़ाते, मजा ही आ जाता है, एक अलग ही माहौल रहता है। मतलब ठीक है आओ यार। दोनों खड़े हुए थे, छोटू भी खड़ा था और मुकेश अंबानी का बेटा आकाश भी खड़ा हुआ था। कपड़े देख के समझ में आ रहा था कौन अमीर है कौन गरीब है। आकाश बढ़िया वॉच पहन के आया, और ये छोटू तो ऐसे ही आ गया सुबह उठते से। फीस पेस वालों ने बोला 10,000 प्लस 1800 जीएसटी। छोटू बहुत रोया, मेरा छोटू क्या हुआ, बोले मैं गरीब हूं, मेरे से कम टैक्स चार्ज करो। मोदी ने बोला मेरे लिए पूरी आवाम, मेरे लिए पूरी जनता एक बरोबर है, फिर भले छोटू आए या भले कौन आए, आकाश है। इसका मतलब है 10,000 की फीस छोटू के लिए भी और 10,000 की फीस आकाश के लिए भी। क्या जीएसटी का रेट चेंज होगा क्या? नहीं, जीएसटी का रेट 18% ही रहेगा। अच्छा वो अलग मैटर है कि मैं फीस कम चार्ज कर लूं, वो तो मेरे हाथ में, फीस कम ज्यादा चार्ज करना मेरे हाथ में। मैंने बोला ठीक है आकाश तुमसे ज्यादा चार्ज करेंगे और तुमसे कम चार्ज करेंगे, पर क्या जीएसटी का रेट बदलेगा क्या? नहीं सर, जीएसटी का रेट नहीं बदलेगा, क्योंकि जीएसटी का रेट लगाने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपके कंट्रोल में तो सिर्फ फीस है, जीएसटी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। इसका मतलब है दिस इज व्हाट, नो मैटर हाउ रिच और पुअर यू आर, टैक्स रेट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर कहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा? यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और यहां पे इन्फ्लेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? यहां तक की बातें आपको क्लियर है क्या कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा। तो सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, लेवाइड एंड बॉर्न बाय इंडिविजुअल इटसेल्फ, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि सर लेवाइड बट बॉर्न बाय अदर्स, लेवाइड ऑन इंडिविजुअल बट बॉर्न बाय अदर्स। कौन इन्फ्लेशन बढ़ाने में मदद करता है? इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन बढ़ाता है, विच इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर बट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। बोलो बात क्लियर है क्या? अब एक और चीज है सर, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये सारे क्या बनाती है, लॉ। अब लॉ बनाने के लिए पावर देना कंपलसरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती अनलेस एंड अनटिल उनके पास क्या हो, पावर। सर ये पावर कौन देता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना वो डेमोक्रेसी। तो हम ही लोग हैं जो पावर
देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देने वाला कौन? हम। इसका मतलब है जो भी लॉ बनते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बनते, वो पब्लिक को देख के लॉ बनाए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक में इतनी पावर होती है कि अगर हम गवर्नमेंट बना सकते हैं तो हम गवर्नमेंट हटा भी सकते हैं। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम पावर देते हैं, इस पावर का नाम रहता है कौन सा? पार्लियामेंट्री पावर। पार्लियामेंट्री पावर का मतलब होता है ऐसी पावर जो आवाम ने दी है विद द एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है सर? एक्ट जनरली मतलब ये होता है कि पहले ही पार्लियामेंट में बिल जाएगा, ये बिल लोकसभा, फिर राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट साहब असेंड करेंगे और फिर क्या बन जाएगा? हमारा एक्ट। इसका मतलब है एक्ट बनाने वाला लोग कौन है? हम ही है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें मौका किसने दिया रिप्रेजेंट करने का? सर हमने ही मौका दिया। पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा, पार्लियामेंट के ना सेशंस लगते हैं। पार्लियामेंट्री ऐसा नहीं होता है कि 12 महीने में 12 महीने ही पार्लियामेंट बैठ रहा है। पार्लियामेंट्री के क्या लगते हैं? सेशंस। अगर देश में कुछ इमरजेंसी आ गई, देश में कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो हम क्या करें? तो हम एक काम करते हैं ना सर, 2 महीने बढ़िया वेट करेंगे। अभी देश में कोविड आ गया तो बस योगी जी वोगी सब बाहर है, बोल रहे पार्लियामेंट में सेशन बिठाने। बोला यार आई एम इन गोवा, यू स्टूपिड पीपल, आई एम इन गोवा, देयर इज नो पार्लियामेंट्री सेशन। ओ भाई अभी पार्लियामेंट पावर नहीं, कुछ कुछ सेशन हमें इमरजेंसी में भी लगाने पड़ेंगे, कुछ कुछ पावर्स हमें वो भी देनी पड़ेगी जो बिना पार्लियामेंट के सेशन के बिना भी इन्फोर्स हो पाए। उन पावर्स को कहा जाता है डेलीगेटेड पावर्स। उन पावर्स को क्या कहा जाता है? डेलीगेटेड पावर्स। जैसे एक्ट बनाना है तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पर जैसे अमेंडमेंट करना है, कोई सर्कुलर लाना है, कोई नोटिफिकेशन लाना है, उसके लिए कूच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पावर देके रखे हैं कौन सी? डेलीगेटेड पावर। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है सर, आज जो जो हमने पढ़ा उसको फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। डीटी आईडीटी, डीटी 50, आईडीटी 50, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू आएगा। टोटल एमसीक्यू हमारे सब्जेक्ट में 15 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव कितना? 35। फिर अमेंडमेंट कब तक क्या एप्लीकेबल? 30 अप्रैल 24 और 31 अक्टूबर 24। सर फिर हमने सीखा कि टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन फिर विच इज चार्ज टू पब्लिक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हमने पढ़ा 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि लेवी बाय इंडिविजुअल बट बॉर्न एंड चार्ज टू अदर्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर। इसका इन्फ्लेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर इसका इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आएगा। जैसे जैसे जीएसटी का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। फिर हमने देखा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2 पावर रहती है, वन इज पार्लियामेंट्री पावर जो एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आती है, और दूसरी जो है डेलीगेटेड पावर जो हम ही गवर्नमेंट को क्या करते हैं? डेलीगेट करते हैं कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट आप अपनी डेलीगेटेड पावर से भी कुछ डिसीजन सुना सकते। बोलो क्लास डन है क्या? आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, और आपको एक चीज करनी है, ठीक है सर? हमें क्या करना है? वो आपके 3 मंत्र फॉलो करने, वो तो आप चाह के भी हम नहीं कर पाओगे, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में मैंने ये तो बिठा ही दिया है कि पास होना है तो ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। कौन सी? एक बार वो बता दो यार। रिवीजन, फिर डेली रिवीजन, 3 मॉक टेस्ट, नहीं 3 या 4 रिवीजन, और फिर 2 मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर जल्दी जल्दी आप भी अपने नाम के आगे सीए लगाओ, ठीक है। और प्लीज गिव मी है ना फीडबैक। जनरली मैं फीडबैक मांगता ही हूं, तो फर्स्ट क्लास के बाद आज आपका जिम्मेदारी है कि व्हाट्सएप पे जैसा भी आपको फील हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपको फील हुआ, जो भी आपके दिल से आपको लगता है, प्लीज प्रोवाइड मी योर वैल्यूएबल फीडबैक्स, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।